बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पीरा एक्ट नेक्स्ट जो हमारा रहता है चैप्टर 11 तक हमने कर लिया था। और चैप्टर 11 जो है ना, ये है ऑफेंसेस के बारे में। ऑफेंस हम कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि कानून कहता है कि इसका करना जो है ना वो जुर्म है। ठीक है, तो आप कोई इल्लीगल काम करते हैं, कोई ऐसा कमिट कर लेते हैं, कोई ऐसा काम कि जिसको करना कानूनन जुर्म था। या फिर ऑफेंस ये होता है कि किसी काम को करने पे आप लीगली बाउंड हैं, कि कानून कहता है कि ये काम आप करोगे, वो आपकी फ़र्ज़ है, वो आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं करते, उससे गफलत करते हैं लापरवाही करते हैं, तो वो भी ऑफेंस में आएगा। तो लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे ना उन्होंने ऑफेंस की ना मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की है कि कौन कौन से काम होंगे जिनको हम ऑफेंस कह सकते हैं। तो उसकी उन्होंने ना डिटेल्स जो है ना वो इन आर्टिकल्स में दे दी है। तो सेक्शन 44 ऑफेंसेस कहता है जी, हूसोएवर इंटेंशनली और विदाउट काज, कि जो कोई बंदा इरादा करके या इरादा तो नहीं किया, बगैर किसी वजह के वो ये काम करेगा, तो ये सारे ऑफेंस कहलाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल ए क्या कहता है? रिफ्यूजेस टू रिसीव द नोटिस और प्रिवेंट्स द सर्विस ऑफ नोटिस बाय absconding और averting प्रोक्लेमेशन और अफिक्सेशन और रिमूवल ऑफ सच अफिक्सेशन। किसी ऑफिसर ने नोटिस भेजा, वो उस नोटिस लेने से इनकार करता है या उस नोटिस से भागता है, नोटिस पकड़ने से इनकार करता है, या कहीं पे नोटिस फिक्स किया जा रहा है, नोटिस को कहीं पे लगाया जा रहा है, किसी घर पे, किसी दीवार पे, किसी शॉप पे, तो वो वहाँ पे लगाने नहीं देता या लगाए हुए नोटिस को वहाँ से रिमूव करता है, तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं। डिसओबेज एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट या शेड्यूल्ड लॉज, कोई भी हुक्म जो कि पीरा एक्ट या शेड्यूल्ड लॉज के अंडर इशू किया गया है उसकी नाफरमानी करना। फेल्स टू अपीयर इन पर्सन और बाय एन एजेंट बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर इफ सो डायरेक्टेड, अगर कोई ऑफिसर आपको बुलाता है तो आप उसके सामने पेश नहीं होते, या आपका जो एजेंट है, आपका वकील है, वो नहीं पेश होता, तो ये भी है ऑफेंस है। फेल्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर, या फिर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि आप उसको लेके आओ, या कोई चीज़, आर्टिकल का मतलब है कोई भी चीज़ आपसे मांगी गई है लेकिन आप वो नहीं लेके जाते। फेल्स टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन द मैनर एंड एट द टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, या आपसे कोई मालूमात मांगी गई है कि आपने ये मालूमात इस तरह इस टाइम मुहैया करनी है, तो आप वो नहीं मुहैया करते। ऑफर्स resistance in taking of any property are suspected article by the lawful authority of the concerned officer, आप कोई जो लॉफुल अथॉरिटी है या कोई भी ऑफिसर है उसको, उसके जो गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप रेजिस्टेंस करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं। रिफ्यूज़ल्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कंसर्न्ड ऑफिसर एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज, तो जैसे पीरा एक्ट कहता है और शेड्यूल्ड लॉज कहते हैं कि आपने जो ऑफिसर्स होने हैं उनके काम में उनकी मदद करनी है। अगर वो आपसे मदद तलब करें तो आपने उनके काम में उनकी मदद करनी है, तो आप वो मदद करने से इनकार कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट्स इन एनी अदर मैनर इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, या किसी भी उनके काम में कि जो वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे ऑफिसर्स, उनको उसमें रुकावट बनना, उनको रोकना। एनक्रोचेज अपॉन स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उस पर इंक्रोचमेंट करना। रिमूव्स एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, या कहीं पे भी स्टेट की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको बग़ैर किसी अथॉरिटी के, बग़ैर किसी इजाज़त के वहाँ से हटा दें। फेल्स टू ओबे ईपीओ और एब्सोल्यूट ऑर्डर, तो आप अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है उसको नहीं मानते, या एचओ के एब्सोल्यूट ऑर्डर को नहीं मानते, ये सारे ऑफेंसेस है। अटेम्प्ट्स टू कमिट, कोई ऑफेंस का इर्तिकाब करने की कोशिश करना, और अबैट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या किसी को तरगीब देना या
उसको उभारना कि तुम ये काम करो, ठीक है, तुम ये जुर्म करो, तुम ये चोरी करो, ये डकैती करो, ये तुम इंक्रोचमेंट कर लो, ये पब्लिक न्यूसेंस कर लो। किसी को मतलब अबेट का मतलब होता है कि आप खुद मतलब है कि कोई ऑफेंस नहीं करते बल्कि किसी को ऑफेंस करने पे उभारते हैं अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑफेंसेस हैं। ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट which may extend up to 6 months or fine which may extend up to ₹300,000 or both। अब ये MCQs हैं बड़े इंपॉर्टेंट कि ये ऊपर जितने हमने ऑफेंसेस, ये क्राइम, ये जराइम पड़े हैं, अगर इनमें से कोई बंदा किसी का मुजरम ठहरता है, ठीक है, उसको सज़ा दी जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 6 माह। 6 माह से कम भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 माह सज़ा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों इकट्ठी सज़ाएं भी उसको दी जा सकती हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये हमने जो पढ़ लिया ये थे ऑफेंसेस बाय सिंगल पर्सन, ठीक है, कि कोई सिंगल जो है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा, क्या पेनल्टीज़ हैं। अब ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेक्शन नंबर 45 है कि वेयर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी सच कंपनी शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ फाइन, costs or other compensation specified for the offense। अब कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो कंपनी को अब इम्प्रिजनमेंट तो हो नहीं सकती, कंपनी को कैद की सज़ा तो दे नहीं सकते, तो कंपनी को जो सज़ा दी जाएगी वो फाइन किया जाएगा, कॉस्ट यानी कि जो उसने नुकसान किया उसकी कीमत उससे ली जाएगी, या अदर कंपनसेशन, या उससे कोई हर्जाना के जो तुमने नुकसान किया इसको पूरा करो, इस तरह की सज़ाएं कंपनी को दी जाएंगी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कॉन्टेंट इन सब सेक्शन 1। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर हमने चीज़ पढ़ी ना सब सेक्शन 1 में कि कंपनी अगर कोई ऑफेंस कमिट करती है तो कंपनी को जो पनिशमेंट है ना वो होनी है फ़ाइन की, जुर्माने की। लेकिन वो कहते हैं कि एक बात इसमें और है कि वेयर इट इज़ प्रूव्ड दैट द ऑफेंस इज़ एट्रीब्यूटेबल टू एनी निगलेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, such director, manager, secretary or other officer shall also be liable to punishment for the offense। वो कहते हैं कि जी अगर तो ये साबित नहीं हो पाता कि कंपनी में ये जो ऑफेंस कंपनी ने कमिट किया है ये किस बंदे की गफलत, किस बंदे की लापरवाही की वजह से ऑफेंस हुआ है, तो फिर तो वो एज ए होल कंपनी को ही फाइन होगा, कंपनी को ही जुर्माना होगा, जो भी होगा कंपनी को। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि भाई कंपनी के फलाना डायरेक्टर या फलाना मैनेजर या फलाना सेक्रेटरी या फलाना ऑफिसर उसने ये जो है ना कमिट किया ऑफेंस, या उसकी वजह से ये ऑफेंस हुआ है, या उसकी लापरवाही की वजह से ये ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो बंदा भी ऑफेंस की पनिशमेंट में शामिल होगा कि उसको जो हमने ऊपर पढ़ी ना पनिशमेंट 6 माह वाली और 3 लाख वाली, तो इस बंदे को भी उस पनिशमेंट में से मिलेगी जितना मजिस्ट्रेट चाहेगा, जितना अदालत चाहेगी। अगर ये साबित नहीं होता तो फिर एज ए होल कंपनी को फाइन होगा जितना मजिस्ट्रेट चाहेगा, या जो भी लिमिट्स पीरा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बयान किए जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन है, एक्ट में ये होता है कि एक्सप्लेनेशंस भी आती होती हैं कि जिस चीज़ इन दिस सेक्शन कंपनी means a body corporate and includes a firm or any other association of persons। वो कह रहे हैं कि कंपनी का क्या मतलब, कंपनी तो मुराद कोई भी कॉरपोरेट बॉडी है, एंड इंक्लूड्स अ फर्म, कोई फर्म हो सकती है या कोई भी लोगों की एसोसिएशन है। तो कंपनी से मुराद ये नहीं है कि वो कोई कंपनी ही होनी चाहिए लिमिटेड की ये कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई भी यूनियन होगी, कोई फर्म होगी, कोई भी मतलब है कि जो मुख्तलिफ लोग मिल के कोई कारोबार कर रहे हैं, जो भी यूनियन है ना जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल है तो वो कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि कंपनी से पीरा एक्ट में क्या मुराद है, कंपनी से मुराद सिर्फ कंपनी नहीं है, कंपनी से मुराद एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी है, फर्म भी है, कंपनी से मुराद कॉर्पोरेट बॉडी भी है, सारा कुछ है कंपनी से मुराद है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन 46 पर्सोनेटिंग अ मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय।
पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा बंदा बनने की कोशिश करते हैं कि जो असल में आप नहीं हैं, कि असल में आप कुछ और हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं पर्सोनेशन। ठीक है, इसी तरह जैसे ना एग्ज़ाम में होता है कि आप एक बंदा है, उसका पेपर है, तो आप वो बंदा खुद पेपर ना दे रहा हो, कोई बंदा और उसकी जगह पे आकर पेपर देना शुरू कर दे, तो ये होती है पर्सोनेशन। ठीक है, तो पर्सोनेटिंग अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय का क्या मतलब है? हूसोएवर प्रीटेंड्स टू होल्ड एनी पर्टिकुलर पोस्ट और ऑफिसर एज अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय अंडर द एक्ट, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office and in such assumed character does or attempts to do any act under color of such office shall be liable to be punished under section 170 of the Pakistan Penal Code 1860 Act ऑफ 1860। ये मेरे ख्याल से जो है ना एक्ट है 25 है या एक्ट 45। अच्छा, वो कहते हैं जी अब कोई बंदा पीरा का कोई मुलाजिम नहीं है, कोई पीरा का ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो पीरा के ऑफिसर जैसा अपने आप को शो करता है, प्रीटेंड करता है कि मैं पीरा का फलां ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, या अपना ऑफिस जो है, जो उसका प्राइवेट ऑफिस है, वो पीरा का गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, वो उसको पीरा के ऑफिस जैसा ऑफिस बनाता है, तो उसकी क्या सज़ा होगी? वो कह रहे हैं कि उसकी वही सज़ा होगी जो पाकिस्तान पीनल कोड, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, पीपीसी 1860 का जो एक्ट है जिसमें सारी सज़ाएं बयान हुई हैं, तो उसका जो सेक्शन 170 है ना, जो वहाँ पे पर्सोनेशन की सज़ा है, वही सज़ा इस बंदे को दी जाएगी। अब यहाँ पे एमसीक्यू है कि पर्सोनेशन की सज़ा कौन सी रखी गई है? जो पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860 वाला का सेक्शन 170 कहता है। अच्छा, 47 है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि अब पीरा के जो ऑफिसर्स हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हेयरिंग ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है, डीजी है, सार्जेंट्स है, सबको हमने ऊपर पढ़ लिया कि पीरा एक्ट ने पावर्स भी दिए हैं, उनको फंक्शंस भी दिए हैं। अब वो कहते हैं कि अगर इन ऑफिसर्स में से कोई ऑफिसर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, कि गलत मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है, या जो उसको हमने लिमिट्स दिए हैं उनको क्रॉस करता है, तो फिर क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि एनी ऑफिसर आर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस अंडर द एक्ट, कि हर वो ऑफिसर, हर वो मुलाजिम जो कि पीरा एक्ट को इन्फोर्स करने का ज़िम्मेदार है और इसकी कंप्लाइंस का ज़िम्मेदार है, इस पर अमल दरामद का ज़िम्मेदार है, एक्सरसाइजेज पावर्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, एंटर्स और सर्चेज एनी प्रीमिसेस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और रीजनेबल कॉज, और वो कहीं जाके दाखिल होता है, तलाशी लेता है बग़ैर कानूनी इजाज़त के, बग़ैर किसी माकूल वजह के, और वैक्शियसली एंड अननेसेसरली सीजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, और गैर ज़रूरी तौर पे मतलब बदमाशी करके किसी की प्रॉपर्टी को सील करता है, और वैक्शियसली एंड अननेसेसरली डिटेन सर्चेस और अरेस्ट एनी पर्सन, वो बिल्कुल बिला वजह किसी बंदे को गिरफ्तार करता है, उसकी तलाशी लेता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होंगे। वैक्शियसली एंड unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person, के अब कानून कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको अपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और गिरफ्तार करने के फौरी बाद अपने एसडीओ के पास लेके आना है। तो अगर कोई बंदा उसको अपने पास ही रखता है, जिसके पास उसको लेके जाना नहीं लेके जाता, ठीक है, डिले करता है जानबूझ के, तो ये भी क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। कंडक्ट्स फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको कहीं इंस्पेक्शन के लिए, मुआयने के लिए भेजा जाता है या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, तो वो सही उसको नहीं करता बल्कि डिफेक्टिव, जानबूझ के गलत रिपोर्टें बना देता है। मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन मटेरियल पर्टिकुलर्स और यूजेस अ फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस, वो कहीं पर सबूत जो है वो गलत देता है, असल सबूत छुपा लेता है। इज़ गिल्टी ऑफ एनी विलफुल ब्रीच और निगलेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और of any rule or regulation or any order or instruction which he is bound to observe or obey, जिन अहकामात को, जिन हिदायत को वो मारने का पाबंद था, उसमें वो गफलत करता है, किसी भी कानून की
जो शिक है, कोई भी आर्टिकल है, कोई प्रोविजन है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसकी हदों को तोड़ता है, इज गिल्टी ऑफ एनी डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इनसबऑर्डिनेशन और ब्राइबरी। रिश्वत लेता है, अपने जो उसका सीनियर उसका हुक्म नहीं मानता, इंगेजेस हिमसेल्फ in any manner or participates in any way in any action which has the result of thwarting the enforcement or regulatory compliance so to be achieved under the act, और किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस होता है या कोई भी ऐसा काम करता है कि जिसकी वजह से पीरा एक्ट पे अमल दरामद जो है इसको नुकसान पहुंचता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹100,000 और विद बोथ। तो पीछे हमने पढ़ा था कि कोई आम प्राइवेट बंदा जब ऑफेंस करता है तो उसको सज़ा 6 माह तक और 3 लाख तक जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे या फिर दोनों। और यहाँ पे अगर कोई ऑफिसर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है, कोई एम्प्लॉय मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 माह तक हो सकती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 1 लाख रुपया हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास चैप्टर है नेक्स्ट, चैप्टर 12, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। कि अब किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ किसी भी मतलब है कि ऑफिस के ख़िलाफ़ आपने इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी, इंक्वायरी कैसे करवाई जाएगी? तो कहते हैं जी, इन ऑर्डर टू असर्टेन फैक्ट्स एंड इंक्वायरी में भी कंडक्ट, के हक़ाइक़ जानने के लिए कि असल मामले की हकीकत क्या है, कोई मसला पेश आ गया तो आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो इंक्वायरी अब इनिशिएट कौन करेगा, यानी कि इंक्वायरी स्टार्ट कौन कर सकता है, कौन इंक्वायरी करवा सकता है? तो वो कहते हैं दी अथॉरिटी, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर, एसडीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ तक, एज द केस में बी अपॉन ऑन मोशन, upon receipt of information from a complainant, a whistleblower, disclosure, or on a reference from a department regarding any offence under the Act or schedule laws may initiate an inquiry. अथॉरिटी, बोर्ड, एचओ, एसडीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये खुद भी या इनके पास कोई मालूमात आई है, किसी शिकायत को निंदा ने की है, या विसल ब्लोअर की कोई बात है, या किसी डिपार्टमेंट ने रेफरेंस भेजा है कि ये कोई पीरा एक्ट के अंडर या शेड्यूल लाज के अंडर कोई ऑफेंस हो रहा है, तो ये इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। इनमें से कोई बंदा भी इनिशिएट कर सकता है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी ऑफिसर करेगा। तो इंक्वायरी ऑफिसर भी इन्होंने लगाना है, जो इंक्वायरी इनिशिएट कर ले वो किसी को ये जिम्मेदारी भी देगा कि आपने ये इंक्वायरी करनी है, आप इंक्वायरी ऑफिसर हो। तो वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर क्या है कि अपॉन इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी द इनिशिएटिंग अथॉरिटी में कंडक्ट इंक्वायरी इटसेल्फ, कि जिस बंदे ने इंक्वायरी स्टार्ट किया वो खुद भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, यानी कि एसडीओ ने किसी के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो वो खुद भी कर सकता है। और अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट, के या फिर वो अपने से किसी जूनियर को इंक्वायरी ऑफिसर भी लगा सकता है कि मैं ये खुद इंक्वायरी नहीं करूँगा बल्कि आप इंक्वायरी ऑफिसर हो, ये आपने इंक्वायरी करनी है। एंड सीनियर टू द पर्सन अंडर इंक्वायरी टू कंडक्ट सच इंक्वायरी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस बंदे के बारे में इंक्वायरी हो रही है कि इस बंदे के खिलाफ शिकायत आई है, तो तुमने इंक्वायरी कंडक्ट करनी है कि ये वाकई शिकायत दुरुस्त है या नहीं है। तो जिस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी ऑफिसर उससे सीनियर होना चाहिए। इनिशिएटिंग अथॉरिटी से जूनियर, जिसके खिलाफ इंक्वायरी है उससे सीनियर। मतलब फॉर एग्जांपल, अब जो एसडीओ है ना, उसने इंक्वायरी करानी है आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो एसडीओ खुद इंक्वायरी नहीं करता बल्कि वो किसी ईओ को, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर लगा देता है कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इंक्वायरी करो। तो यहाँ पे ये दोनों शर्तें पूरी होगी कि एसडीओ क्या था, इनिशिएटिंग अथॉरिटी था, और उसने इंक्वायरी ऑफिसर अपने से जूनियर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को लगाया। लेकिन किसके खिलाफ इंक्वायरी है? आईओ के खिलाफ, तो ईओ उससे सीनियर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये इंक्वायरी का जनरल उसूल है, पीरा में नहीं, गवर्नमेंट के हर महकमे में इंक्वायरी का ये उसूल होता है कि अगर किसी 19 के स्केल के बंदे ने 17 के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो या खुद करेगा या फिर कम से कम 18 का बंदा लगाएगा कि जिसके खिलाफ इंक्वायरी है उससे सीनियर होना चाहिए जो इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी ऑफिसर। प्रोसीजर टू कंडक्ट इंक्वायरी, अब तरीकाकार क्या होगा, कैसे इंक्वायरी कंडक्ट होगी कि द इंक्वायरी ऑफिसर में इंस्पेक्ट द साइट,
pursue the record, get the statements recorded and take such other measures to ascertain the facts, occurrences, omissions and scenarios may be prescribed and कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो जिस जगह पे इंक्वायरी करनी है उस जगह का विजिट कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, लोगों के बयानात ले सकता है और भी जो वो काम करना चाहे, ठीक है ना, वो अपनी इंक्वायरी में कर सकता है। द इंक्वायरी ऑफिसर शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंक्वायरी हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908। जो 1908 का एक्ट 5 है ना, इसको सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने जो पावर्स एक सिविल कोर्ट को दी हुई है ना, 1908 के इस एक्ट ने जो पावर्स एक सिविल कोर्ट को दिए हैं, तो इंक्वायरी ऑफिसर के पास वो सारी पावर्स होती हैं। अब वो पावर्स क्या है, मतलब है कि वो किसी भी बंदे को नोटिस भी दे सकता है, किसी भी बंदे को अपने पास बुला भी सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसकी डिमांड कर सकता है। यानी कि सिविल कोर्ट की सारी पावर्स जो कि सिविल कोर्ट के पास किस एक्ट के तहत है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908, उसके तहत जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स है ना, लोगों को बुलाने की, गवाहों को बुलाने की, ठीक है, लोगों को नोटिस भेजने की, लोगों से इंफॉर्मेशन लेने की, सारा वो सारी की सारी इंक्वायरी ऑफिसर के पास भी होती हैं। लोगों से एफिडेविट लेने की, उनसे बयान हल्फी लेने की, गवाहों के बयानात लेने की, लोगों से हल्फिया बयान लेने की, सब कुछ वो सारी की सारी पावर्स है इनके पास। अब उसने इंक्वायरी कर ली, तो अब क्या होगा, फेट ऑफ इंक्वायरी फाइंडिंग्स इफ द एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड इन द इंक्वायरी द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फाइल द इंक्वायरी। कि जो जिस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, तो अगर इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि जो उस पर इल्ज़ामात लगे थे वो तो साबित ही नहीं हो सके, तो जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो इंक्वायरी ख़त्म कर देगी कि ये साबित नहीं हो सके इल्ज़ामात, तो इंक्वायरी क्या होगी, ख़त्म। इफ़ द एलिगेशंस आर प्रूव्ड, अगर इल्ज़ामात साबित हो गए, तो द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल रेफर द मैटर टू एसडीओ विद द रिकमेंडेशन फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स टू इम्पोज द प्रोपोज्ड पेनल्टी एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एंड शेड्यूल। तो फिर क्या होगा कि जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी होगी ना, जिसने इंक्वायरी स्टार्ट करवाई थी, वो केस किसको भेज देगी, एसडीओ को भेज देगी और रिकमेंड करेगी कि भाई इस बंदे पे जो सज़ा हमने रखी है ना मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की, 6 माह कैद और 1 लाख तक जुर्माना की, उसकी आगे प्रोसीडिंग करो और इस पे वो पेनल्टी जो है वो लगवाओ। द इनिशिएटिंग अथॉरिटी इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी, अगर इनिशिएटिंग अथॉरिटी ने किसी बंदे को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया लेकिन उसने जो इंक्वायरी की है वो उससे मुतमिन ही नहीं है, इनिशिएटिंग अथॉरिटी के इस बंदे ने सही इंक्वायरी नहीं की, तो वो क्या कर सकती है, मे ऑर्डर अ डी नोवो इंक्वायरी थ्रू एनी अदर इंक्वायरी। डी नोवो का मतलब होता है नए सिरे से, कि नए सिरे, डी नोवो ये एक लीगल मैक्सिम है कि इसका मतलब है बिल्कुल नए सिरे से, वो नए सिरे से नया इंक्वायरी ऑफिसर लगा सकती है कि तुम ये दोबारा से। टाइम फॉर इंक्वायरी प्रोसीडिंग द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स अ टाइम पीरियड विद इन विच द इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड। तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर को टाइम फ्रेम भी दे सकती है कि इतने टाइम में तुमने ये इंक्वायरी जो है ना वो कंप्लीट करनी। समझ आ गई। चैप्टर है 13, ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो आपको अथॉरिटी मिली है, आपको पावर्स मिली है, उसकी बाउंड्री कितनी है, उसकी हुदूद कितनी है, एंड प्रोसीजर और उसका तरीकाकार, ठीक है, कि जो आपको पावर्स मिली हैं उसकी बाउंड्री कितनी है और उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये है चैप्टर 13। कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ये होता है कि आप किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑफेंस आपने क्या कर लिया, कोग्निजेंस। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कोग्निजाइबल ऑफेंसेस, एक होते हैं अनकोग्निजेबल, यानी कि ऐसे जराइम जो कि शदीद नौयत के होते हैं और जिनकी जो होता है ना मतलब है कि नाकाबिले ज़मानत होते हैं, मतलब है कि जैसे चोरी है, डकैती है, कत्ल है, अगवा है, तो ये सारे कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं कि जिनकी ज़मानत नहीं होती। और जो मतलब है कि जो शदीद किस्म के होते हैं, ज़मानत हो भी जाती कई सूरतों में। जो अनकॉग्निजेबल होते हैं ना, ये छोटे हैं कि किसी को गाली दे दी, किसी के साथ मतलब है कि लड़ाई झगड़ा कर लिया, गालम गलोच, इस तरह के, ये अनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब ये है कि आपने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो फिर क्या होना चाहिए, वो कहते हैं जी, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड
ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब कोड क्या है? सीआरपीसी। वो कह रहे हैं कि जो कुछ सीआरपीसी 1898 में लिखा हुआ है ना, अब उसको छोड़ दो, उसमें जो भी है ना उसको छोड़ दो। अब नई बात है कि ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट के सारे ऑफेंसेस जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि पीरा एक्ट के में जो जो कामों को हमने कहा है कि ये ऑफेंस कहलाएंगे, अगर तुम ये काम करोगे तो वो सारे कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कि सीआरपीसी तो कहता है कि अगर किसी को कत्ल करोगे तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, यानी कि इसमें तुम्हारी ज़मानत नहीं होगी और तुम कॉग्निजेंस में आओगे, यानी कि ये शदीद जुर्म है। लेकिन अगर किसी को गाली निकालोगे, है ये भी ऑफेंस है, लेकिन ये अनकॉग्निजेबल और बेलेबल है, यानी कि ये काबिल ज़मानत भी है और मतलब है कि ये कॉग्निजेबल भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जी यहाँ पे आपने कोड को नहीं देखना, पीरा एक्ट के जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सारे के सारे कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल है, नाकाबिल ज़मानत है। ये सारे के सारे जराइम क्या हैं? शदीद किस्म के हैं। समझ आ गई? द एसडीओ ऑफिसर जो है ना मे conduct an inquiry himself or through an inquiry officer as provided under the act or as may be prescribed, convert the findings of an inquiry held under the act into an FIR on the recommendations of initiating authority। जो इंक्वायरी हुई है उसका रिजल्ट सामने रख के उस रिजल्ट को FIR में बदल सकता है। रजिस्टर एन FIR ऑन द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। जो इसके पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसी की रिपोर्ट लेके आता है या शिकायत लेके आता है तो उस पर भी FIR कर सकता है। मतलब कॉग्निजेंस का मतलब ये कह रहे हैं कि FIR किन किन सूरतों में होगी, कैसे कैसे FIR होगी, आप पे FIR की रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होनी है। तो एक तो अगर आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में एलिगेशन साबित हो गए हैं, तो जो SDO है वो उन एलिगेशंस को FIR में बदल देगा। एक उसके पास किसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसके पास रिपोर्ट लेके आया है या कोई शिकायत लेके आया है तो वो उस पर भी FIR रजिस्टर करेगा या कर सकता है। रजिस्टर एन FIR डायरेक्टली इफ़ द सर्कमस्टांसेस आर सो ग्लेरिंग एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस इज एविडेंट। अगर वो खुद ही देख, कोई उसके पास इंक्वायरी नहीं आई, कोई उसके पास किसी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो हालात देख रहा है कि हालात इतने वाजे हैं कि यहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, बिल्कुल ये वाजे है, एविडेंट है, शीशे की तरह पता लग रहा है, तो वो डायरेक्टली खुद भी FIR दे सकता है। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड HO शैल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज फाइन्स एंड टेक सच अदर एक्शंस अंडर द एक्ट शेड्यूल्ड लॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे उन्होंने जुरिस्डिक्शन की बात की थी, दायरा कार की, कि किस ऑफिसर का कितना दायरा है। तो FIR किसका इख्तियार है? सिर्फ SDO का। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और HO ये क्या है? इनको पावर मिली है सिर्फ जुर्माने करने की, और जो दूसरे एक्शंस पीरा एक्ट ने और शेड्यूल लॉज ने दिए जो हमने इनके पावर्स एंड फंक्शंस में पढ़े थे, ये FIR नहीं कर सकते, ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इनका दायरा कार नहीं है। एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। तो जो भी ऑफेंस होगा, जो भी FIR होगी, वो मुकदमा किसकी अदालत में चलेगा? मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा, जो कि कैसे अपॉइंट होंगे? CRPC के सेक्शन 14A के तहत। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। बार का मतलब ये होता है कि मना है, बार का मतलब है मना। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कि जो SDO की पावर्स है ना, कोई अदालत SDO की पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। कोई कोर्ट जो है उसके पे पाबंदी लगा दी गई है, ये आर्टिकल, ये सेक्शन इसमें शामिल करके। यानी कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि अदालत का दायरा इख्तियार है, पूरे पंजाब में है, पूरे ज़िले में है, पूरे तहसील कोर्ट है तो तहसील में, लेकिन यहाँ पे अदालत का जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर बार लग गया, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। यानी कि अगर SDO ने किसी के खिलाफ FIR कर दी है तो उस FIR को कोई भी कोर्ट जो है ना पूरे मुल्क की वो मुअत्तल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर किसी के खिलाफ HO ने, हेयरिंग ऑफिसर ने कोई अपना फैसला दे दिया है तो कोई भी कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता। समझ आ गई कि नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट। अब देखो, नो कोर्ट का मतलब है सिंपल कोर्ट, यानी कि कोई भी कोर्ट, ठीक है। अदर देन द कोर्ट, अब ये जो दूसरा कोर्ट है उसमें C क्या है? बड़ा है। पहले में क्या था? C छोटा था। इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला कोर्ट है ये वो कोर्ट है जो कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है, ये उस खास कोर्ट की बात हो रही है। अब ये कौन सा कोर्ट है? ये कोर्ट ऑफ सेशन है और एडिशनल सेशंस जज की अदालत।
इसमें ये वो मुदाखलत कर सकते हैं इसमें जो कोर्ट वाले। हाँ, यानी कि सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज की अदालत जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो एसडीओ, एचओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जो इख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत करे। इनके अलावा कोई कोर्ट नहीं कर सकती। समझ आई कि नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट सबकी नफ़ी होगी। अदर दैन दी कोर्ट, उस कोर्ट की नफ़ी नहीं है कि जिसको पीरा ने खुद इजाज़त दे दी है। शैल हैव जुरिस्डिक्शन, इनके पास इख्तियार होगा टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्शन टेकन, कि कोई भी तुमने जो एक्शन लिया है इसकी क्या वैल्यू है, कि ये किस वजह से तुमने एक्शन लिया है। आर इंटेंडेड टू बी टेकन, आर ऑर्डर मेड और एनीथिंग डन आर परपोर्टेड टू हैव बीन डन अंडर द एक्ट। कोई भी काम होगा, कोई एक्शन होगा, किसी के खिलाफ फैसला होगा, किसी को जुर्माना होगा, किसी को सजा होगी, कुछ भी होगा, तो इसमें मुदाखलत ये क्वेश्चन कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन भी, एडिशनल सेशन। एंटरटेन एनी एप्लीकेशन और इनिशिएट प्रोसीडिंग्स और ग्रांट एनी इंजंक्शन और स्टे और अदरवाइज मेक एनी इंटरम ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड और एक्शन अंडर द एक्ट एंड नो सच ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदर देन बाय द वे ऑफ अपील अंडर द एक्ट। तो ये मतलब है कि कोई काम हो रहा है उस पर स्टे भी दे सकते हैं, उस पर कोई मतलब है कि आर्जी हुक्मनामा भी दे सकते हैं। पीरा एक्ट के तहत किसी एक्शन को रोक भी सकते हैं, किसी एक्शन को ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर होगा ना उनके ख़िलाफ़ अपील भी वैसे हो सकती है, यानी कि पीरा का कोई ऑर्डर जो है ये उसको रोकते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आला अदलिया में पीरा अपील भी कर सकता है। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज की कोर्ट, वो मुदाखलत कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आप अपना मुकदमा लेके जाओगे एचओ के पास, हेयरिंग ऑफिसर के पास, ठीक है, कि एनी ऑफेंडर आर अ कंप्लेनेंट एग्रीव्ड बाय द एक्शन, कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा शिकायत कुनिंदा है जिसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है लेकिन वो एक्शन से क्या है, नाखुश है। एग्रीव्ड का मतलब है कि दुखी है, नाखुश है। ऑर्डर और एनी पेनल्टी, उसके खिलाफ कोई फैसला आया है, उसको कोई सजा दी गई है, इम्पोज्ड बाय एनी इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे सबमिट रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एचओ इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसको कोई ऑर्डर दिया है, ईपीओ दिया है, उस पर फ़ाइन कर दिया है, ठीक, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, उसकी दुकान को रिमूव कर दिया, सील कर दिया, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी शिकायत लेके किसके पास जा सकता है, हियरिंग ऑफिसर। कितने दिनों में हमने पढ़ा था, 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अपील्स, अब अपील होगी, हेयरिंग ऑफिसर ने कोई फैसला दे दिया, किसी के हक में दे दिया, किसी के खिलाफ दे दिया, तो एनी ऑफेंडर हु इज़ एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द एचओ ऑन ए रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय हिम, किसी एग्रीव्ड पर्सन ने अपनी शिकायत लेके गया एचओ के पास, एचओ ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है वो बंदा। कितने दिनों में? विद इन 30 days ऑफ सच डिसीजन। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो भी एक्शन है उसके खिलाफ ये एचओ के पास जाएगा 15 दिनों में, और एचओ के फैसले के खिलाफ अपील कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। प्रीफर एन अपील टू द कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिवीजन, जो उस डिवीजन का कमिश्नर होगा ना, ये उसके पास अपनी अपील लेके जाएगा। यानी कि अगर डिवीजन लाहौर डिवीजन है तो लाहौर के कमिश्नर के पास, गुजरांवाला डिवीजन है तो गुजरांवाला कमिश्नर के पास, सरगोदा डिवीजन है उनके कमिश्नर के पास, यानी कि डीसी के पास नहीं जाना बल्कि डिवीजनल कमिश्नर के पास वो अपनी अपील लेके जा सकता है एचओ के ख़िलाफ़, एचओ के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर। कि आज फैसला आया है 30 दिसंबर को, तो 30 जनवरी तक उसके पास टाइम है कि वो एचओ के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास अपनी अपील लेके चला जाए। एनी अपील प्रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कमिश्नर विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम फाइलिंग ऑफ सच अपील। अब अपील आ गई किसके पास है? कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर के पास अब अपील आने वाले दिन से लेके 45 दिन है कि वो अपील का फैसला करे। एचओ के पास 30 days होते हैं, 30 दिन। यानी कि इसका प्रोसीजर इस तरह बनता है कि कोई बंदा, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, कोई ऑर्डर आया, उससे नाखुश है, तो वो ऑर्डर रिसीव करने के बाद या वो एक्शन होने के 15 दिन के अंदर अंदर एचओ के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। अब 15 दिन के अंदर अंदर उसने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, तो जिस दिन फाइल कर दी उस दिन से लेके एचओ के पास 30 दिन है उस रिप्रेजेंटेशन पे फैसला करने के। अब उसने अपना फैसला कर दिया, वो फैसला भी एग्रीव्ड पर्सन को या जो ऑफेंडर है उसको
काबिल कबूल नहीं है तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है डिवीजनल कमिश्नर के पास 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपील कर दी तो अब कमिश्नर के पास 45 दिन का टाइम है कि उस अपील का फैसला करे। Any person aggrieved by the decision of the commissioner may within 30 days of the receipt of the decision file second appeal before the court and the court shall decide such appeal within 90 days of its filing। अब कमिश्नर ने कितने दिनों में फैसला करना है? 45 डेज में। उसने फैसला कर दिया, इस बंदे को वो फैसला भी पसंद नहीं आया तो इसके पास फिर 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर ये कोर्ट चला जाए, उसी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में या कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज में। तो अब कोर्ट के पास 90 डेज का टाइम है कि इसके पास इसका फैसला कर दे। अच्छा, नेक्स्ट है जी सेक्शन 53 रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी की जो शिकायत है उसका इजाला करना, कि किसी को मतलब है कि किसी ऑफिसर का रवैया ठीक नहीं है, किसी मतलब है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, एसडीओ का कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहा है तो कोई बंदा उसके खिलाफ कैसे जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी अलेज्ड मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय एन ऑफिसर और employee may in addition to any other remedy provided in the act file a complaint against such officer or employee before the grievance redressal commissioner or if no officer is appointed so before the chairperson of the board। वो कह रहे हैं कि पीरा जो एक्ट है ना, इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर लगाए जाएंगे कि भी किन के पास आप अपनी शिकायत के इजाले के लिए जा सकते हो। तो अगर तो वो लगाए जाएंगे तो आपने उनके पास जाना है, जो भी वो होगा। वो एसी को पावर मिलती है, वो डीसी को मिलती है, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मिलती है, किसी को भी मिलती है। तो आपने फिर उसके पास जाना है कि फ़लाँ बंदा ना मेरे खिलाफ ज़्यादती कर रहा है, फ़लाँ ऑफिसर, फ़लाँ मुलाजिम, ठीक है, वो मेरे खिलाफ ज़्यादती कर रहा है, तो मेरी शिकायत का इजाला किया जाए। और अगर नहीं है तो आप फिर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड के पास जाओगे। वो कौन है? डीसी है। चैप्टर 14 इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, कि जो पहले से शेड्यूल्ड लॉज के अंडर पहले से डिपार्टमेंट्स, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, होर्डिंग कमेटियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पहले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, एलीट फोर्स है और एजेंसीज़ हैं, वो काम कर रही। आपने उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके साथ मिलजुल के कैसे काम करना है ताकि इस एक्ट की इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। तो कह रहे हैं कि अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर, कि जो पहले से मौजूद अथॉरिटीज़ हैं ना, उनका रोल अब पीछे चला गया। अब पीरा अथॉरिटी ये लीड करेगी, कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि प्राइस कंट्रोल कमेटी आ जाएगा, भाई ये तो साडा काम है, हमें कर रहे हैं, तो नहीं, पीरा लीड करेगी। वो पीरा के साथ मिल के मुआवनत करेंगे। लीड कौन करेगा? पीरा, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, वो कह रहे हैं कि दूसरे लॉज में जो पहले एक्ट्स पास हुए हैं उनमें जो कुछ भी लिखा है उसके बावजूद उसको छोड़ो। वेयर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल्ड लॉज, the authority shall be deemed to be the lead regulator and the regulatory body or agency under scheduled laws shall be secondary regulator and shall exercise enforcement and regulatory deference to the lead regulator। वो कह रहे हैं कि शेड्यूल्ड लॉज के अंडर एजेंसियां बनी थी, कमेटीज बनी थी, अथॉरिटीज़ बनी थी, लेकिन अब जो पीरा है ना वो लीड करेगी और दूसरे सेकेंडरी, यानी कि ये प्राइमरी होगी, ये इसका पीरा का पहला हक है और उनका सानवी उनका दूसरा हक है। तो उन्होंने पीरा के साथ मिलकर काम करना है, पीरा से आगे बढ़ के काम नहीं करना। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल्ड लॉज टू बी द लीड रेगुलेटर इंस्टेड ऑफ द अथॉरिटी इफ़ नेसेसिटेटेड ड्यू टू एक्सपीडियंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि जो गवर्नमेंट है ना वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कह सकती है कि ये जो अथॉरिटी है या ये जो बॉडी है ये लीड रेगुलेटर है और ये सेकेंडरी रेगुलेटर है। वो कह रहे हैं कि अगर आवाम के फ़ायदे में या मतलब है कि कहीं लोगों की शॉर्टेज है या कोई भी मसला है तो गवर्नमेंट देखेगी कि यहाँ पे पीरा जो है ना इसको लीड रेगुलेटर बनाना ठीक नहीं है, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी को या वहाँ पे फलानी कमेटी को लीड रेगुलेटर बना देते हैं, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ऐसा कर देगी कि लीड रेगुलेटर ये है, यानी कि आगे बढ़ के इसने काम करना है, आपने इसकी मुआवनत करनी है। तो ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार वाकई है। एक और बात है, provided further that in respect of regulatory powers and functions that vest in the local governments, कि वो पावर्स और वो जो फंक्शंस है जो कि लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, तहसील गवर्नमेंट होती है, जो नाजिम होता है, ज़िला नाजिम
और यूनियन कौंसिल, जनरल कौंसिलर, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, ये जो लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल कमेटियाँ, ये जो इनके पास पावर्स हैं, the authority shall not be deemed to be the lead regulator unless the concerned local government assigns its powers and functions to such extent and on such terms and conditions as may be mutually agreed. जो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी की पावर्स हैं, ठीक है, उन पावर्स में पीरा लीड रेगुलेटर नहीं है कि म्यूनसिपल कमेटी को जगह में कूड़ा उठाना है, गलियों मोहल्लों की सफाई करनी, तो पीरा जाके कहे भी ये तो साडा काम ऐसी करांगे, हम तुसी नहीं करना, ऐसा नहीं। कि जो म्यूनसिपल कमेटी का या लोकल गवर्नमेंट के जितने महकमे ज़िले में काम कर रहे होते हैं, तहसील में काम कर रहे होते हैं, यूनियन काउंसिल में, उनके कामों में जो उनको पावर्स और फंक्शंस गवर्नमेंट ने दी हुई है ना, उनको पावर, वो उसमें वो ही है, उनके पास वो ही है लीड रेगुलेटर। पीरा ने अगर करना है तो उनके साथ मिलके काम करना है, या लोकल गवर्नमेंट खुद पीरा को कहे कि भी ये काम हम तुम्हें देते हैं, कि ये काम आधे हम कर लेंगे, आधे तुम कर लेना, इसमें तुम लीड रेगुलेटर हो, इसमें तुम लीड, यानी कि आपस में कोई मुआहदा कर ले, आपस में म्यूचुअली आपस में मिलजुल के कोई मुआहदा तय कर लें कि इसमें तुम आगे बढ़ जाना, इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें, ताकि कोई मसला मसाइल ना आए। लेकिन कानूनी तौर पे अगर आपस में कोई इस तरह का मुआहदा नहीं होता, कोई इस तरह का जो है ना मेमोरेंडम साइन नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो वहाँ पे पीरा ये नहीं कह सकती कि हम लीड रेगुलेटर है और तुम क्या हो स्टैंडर्ड रेगुलेटर, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पावर्स एंड फंक्शंस में लीड रेगुलेटर है। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन है कि वजाहत, इसी बात की वजाहत कि वेयर द अथॉरिटी इज द रेगुलेटर, अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी, पीरा अथॉरिटी, और वेयर द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल लॉज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द लीड रेगुलेटर एज द केस में बी, द सेकेंडरी रेगुलेटर शैल नॉट बी परमिटेड टू टेक कंकरेंट कॉग्निजेंस ऑफ द सेम वायलेशन। पीरा अथॉरिटी को लीड रेगुलेटर बना दिया गया, और जो पहले से शेड्यूल लॉज के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं उनको सेकेंडरी। अब पीरा अथॉरिटी जाती है, वो किसी बंदे ने प्राइस कंट्रोल की खिलाफवर्जी की है, उस पर उसको जुर्माना करके आ जाती है, या उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको सज़ा सुना देती है, और बाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी जाती है, वो भी जाकर उसको सज़ा देना शुरू कर देती है, जुर्माना। वो कह रहे ऐसा नहीं होगा। जब पीरा अथॉरिटी लीड रेगुलेटर है, इसने किसी बंदे के ऑफेंस की कॉग्निजेंस कर दी कि तुम इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हो, तुम्हें ये सज़ा मिलनी, ये फ़ाइन होना है, तो उसी सेम जुर्म की किसी और अथॉरिटी ने जाके उसको सज़ा नहीं दे सकती। ये वजाहत उन्होंने कर दी। एक और बात करते हैं कि विदाउट प्रीजुडिस टू सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल लॉज में एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अदर अरेंजमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन देम सेल्स फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा हाल ये है कि पीरा अथॉरिटी और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ काम कर रही हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी है, लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, ये आपस में MOU साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आज से ये पावर्स हम रख लेते हैं, ये तुम रख लो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस कर लें, कि ये काम हम करते थे, ये इनमें से आधे ये काम तुम करोगे, आधे हम करेंगे। ये उनमें MOU साइन हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मिलजुल के मुफाहमत तय पा जाती है कि इन कामों में तुम आगे बढ़ के हिस्सा लोगे, इन कामों में हम आगे, इसमें तुम मुदाखलत नहीं करोगे, इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, इसमें हम इकट्ठे जाएंगे, इसमें हम अलहदा जाएंगे। तो इसके ज़रिए जो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर और जो इन्फोर्समेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये हल भी पीरा एक्ट ने दे दिया। डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट में एज एंड व्हेन इट कंसीडर्स नेसेसरी इशू पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द अथॉरिटी। गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो जब चाहेगी, जब वो ज़रूरी समझेगी, वो पीरा अथॉरिटी को हिदायत देगी, डायरेक्शंस देगी गवर्नमेंट, नॉट इनकॉन्सिस्टेंट विद द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड एंड द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद। लेकिन वो जो हिदायत होंगी वो पीरा एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, कि पीरा एक्ट और कुछ कह रहा है तो गवर्नमेंट नवी हिदायत दी जा रही है, इस तरह नहीं हो सकता। जो हिदायत होगी वो पीरा एक्ट के मुताबिक ही होंगी, ठीक है, और पीरा अथॉरिटी क्या होगी, वो पाबंद होगी कि उन हिदायत पे अमल करें। यानी कि पीरा एक्ट के ख़िलाफ़, कि पीरा एक्ट कहता है कि यहाँ पे तुम जा सकते हो, तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि तुम नहीं जा सकते। जो पीरा एक्ट कहता है उसी के मुताबिक ही गवर्नमेंट नई हिदायत दे सकती है अथॉरिटी को, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन है, ट्रैफिक पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन है,
जो डॉल्फिन स्क्वाड है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी और फोर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी कमेटी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा कि जिसमें एक्सचेंज तबादला हो मालूमात का। ये ना हो कि कोई बंदा कहे लो जी पीरा है नवी फोर्स बन दी असी तेन उनको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं करनी। तो सब इदारों को पाबंद बनाया जाएगा कि वो पीरा को क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं जी, एवरी डिपार्टमेंट, हर महकमा शेल प्रोम्प्टली का मतलब है फौरी, फौरन शेयर विद द अथॉरिटी ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स दैट द अथॉरिटी हैज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड टू इट। पीरा अथॉरिटी जिस मालूमात को, जिस डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि ये हमें मुहैया किया जाए, किसी भी महकमे से वो पाबंद होगा कि फौरी मुहैया करें। For effective exercise of its powers and performance of its functions under the act and which information and documents are in possession of such department, उस डिपार्टमेंट के कब्जे में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो पीरा अथॉरिटी को अपने कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो वो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट मांगेगी, फौरी उनको मुहैया करने का पाबंद होगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिला जुला के, इंटीग्रेशन हो के सारे महकमे मिलजुल के काम कर रहे हो। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू वायलेशंस द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन सबसेक्शन शैल बी रेसिप्रोकेटेड बाय द अथॉरिटी। तो पीरा अथॉरिटी क्या कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगी कि वो ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें किसी भी महकमे से इंफॉर्मेशन लेना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना वो बिल्कुल आसान बनाया जाएगा कि उसमें आपको किसी महकमे को कोई लेटर नहीं लिखना पड़ेगा, कोई फ़ोन कॉल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पीरा अथॉरिटी एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बना देगी, एक ऐसा निज़ाम बना देगी कि जिसमें वन क्लिक पे आपसे किसी भी महकमे से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकेगी। तो ये पीरा अथॉरिटी, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें सबको जोड़ दिया जाए एक दूसरे के साथ, यानी कि कोई लहदा इंटीग्रेशन हो जाए कि इस तरह, मतलब है कि सब जुड़ जाए। तो पीरा अथॉरिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट बना देगी, पीरा अथॉरिटी एक ऐसा निज़ाम बना देगी ताकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई किसी के मतलब तरले मिनती या रिक्वेस्टें ना करनी पड़े, बल्कि फौरी जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको मिल सके। द अथॉरिटी में एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट with any other body or agency for the exchange of information and assistance in performance of its powers and functions under the act। तो वो कह रहे हैं जी पीरा अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी बॉडी के साथ, किसी महकमे के साथ वो मतलब है कि किसी मुआहदे में दाखिल हो सकती है, किसी एजेंसी के साथ किसी मेमोरेंडम में दाखिल हो सकती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे किसी, ठीक है, ताकि ये अपने जो इनके परफॉर्मेंसेस है ना, या मतलब है कि जो मामलात हैं उनको बेहतर तौर पे परफॉर्म किया जा सके। लो जी, आज हमारे हो गए चैप्टर 14।